नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज फिर से बंगाल की। और बंगाल में जो है, अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अभी तो टीएमसी में टूट हुई ही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीएमसी में एक बार फिर से टूट होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि अब क्या टूट होगी, अब उनके पास है क्या जो उसमें टूट होगी। तो अभी भी 8 जो है वो लगभग 8 सांसद के आसपास, 7-8 सांसद हैं अभी भी टीएमसी के पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले। रामदास अठावले ने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जगह तोड़फोड़ कर रही है, तो रामदास अठावले ने कहा कि ना तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में तोड़ रही है और छोटी पार्टियों को तोड़ रही है, ना बंगाल में तोड़ रही है। जो महाराष्ट्र में टूट हुई, वो टूट करके खुद इसलिए जा रहे हैं सांसद या विधायक कि उनको मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है कि देश आगे जा रहा है, विकास कर रहा है, और उनके क्षेत्र का भी अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ या उनके सहयोगी दलों के साथ जाना होगा। और इसीलिए वो खुद जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है इस टूट में। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि वो खुद कोलकाता जा रहे हैं, और कोलकाता जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क में टीएमसी के कुछ सांसद हैं, और अगर उसमें से 5-6 सांसद अगर जो एंटी डिफेक्शन से बाहर हो जाए जिस प्रकार से, और अगर वो सभी आते हैं तो उनको वो अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं। तो वो भी जा रहे हैं कोलकाता, और हो सकता है उसमें भी वो कुछ आगे बातचीत करें। आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, अब एक और टूट होने जा रही है टीएमसी के अंदर। ये जो टूट है, क्या लगता है कि अब अकेले कहीं अभिषेक बनर्जी ही तो नहीं सिर्फ अकेले सांसद बच जाएंगे टीएमसी के? नमस्कार प्रवीण जी। टीएमसी की टूट है और जिसको लूटना है लूटो। कोई सांसद लूट रहा है, कोई विधायक लूट रहा है, ऐसी पार्टी देखी थी प्रवीण जी हमने आपने? ये वही टीएमसी है जो ये कहती थी कि ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी भारत। अब वो विधायक नहीं बन पाई, उसका सांसद नहीं बच पाया, उसका विधायक नहीं बच पाया, सब भाग गए। तो मुझे लग रहा है कि अठावले वैसे बहुत बातें व्यंग में भी कहते हैं, लेकिन हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, क्योंकि कुछ ऐसे सांसद, मान लीजिए कीर्ति आजाद है, मान लीजिए वो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, हो सकता है वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, एनसीजेपी के साथ, वो नई जो कौन सी पार्टी है बेनाम सी, हाँ सी, नहीं नहीं सिटीजन पार्टी, अच्छा हाँ, तो उसमें कंफर्टेबल ना हो, तो एक नया रास्ता खोल दिया गया है। अब इसमें अठावले साहब वो एक तो महाराष्ट्र है, दूसरी बात वो दलित कार्ड भी खेल सकते हैं। दलित पार्टी में आ गए तो आपको जलन हो रही है, तो ये सारा कुछ होगा। आप सोचिए, ये पार्टी बंगाल की इतने साल तक हुकूमत करने वाली, कुछ त्रिपुरा वाले लूट कर ले गए, अब जो बचा कुचा है वो महाराष्ट्र वाले लूट के ले जाएंगे। और विधायक जो है वो बंगाल वालों ने ही लूट लिया। कल ऋतुपतो बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाकर जो है पार्टी का दावा ठोक दिया है, सिंबल पे दावा ठोक दिया, ट्रेजरी पे दावा ठोक दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है उस मामले में हालांकि संजीव जी, उस मामले में सागरिका घोष जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक बयान आया है कि जो उसी ऋतव्रत बनर्जी के ही उस पर, कि जब वो चुनाव आयोग में ये कहा कि 2/3 उनके पास है तो असली टीएमसी का दर्जा उनको मिलना चाहिए, तो उस पर सागरिका घोष का एक बयान आया कि जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के इशारे पर काम करती है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयान देना और उस बयान पर कोई कार्रवाई ना होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए इन सब पर, ये सब फालतू का बयान दे रहे हैं। एक बात बताइए, और जब विधायक भाग रहा है टीएमसी छोड़कर, सांसद भाग रहा है और विधायक भी 62 विधायक भाग गया, तो ये क्यों नहीं बोलते कि फिरहाद हकीम क्यों भाग, ये क्यों नहीं बोलते जावेद हकीम क्यों भाग गए, ये क्यों नहीं बोलते यास्मीन भाग गई, ये क्यों नहीं बोलते काकोली दास 10 दस्तीदार भाग गए? अरे भाई, भाग रहे तुम्हारे सांसद विधायक, तुमसे नाराज थे लोग,
कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष तक नाराज थे तुम्हारे अभिषेक बनर्जी से। तो अब भवानीपुर की जनता ने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी लीडर को। और तुम्हारी लीडर कहती थी कि 2 मिनट में जो है 12 बजा देगी ये बहुसंख्यक समाज का बंगाल के। तो इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? तुम्हारे जीते हुए विधायक सांसद की क्या चुनाव आयोग भगवा रहा है? तो यही सब बातें बोल बोल कर इन्होंने पता है क्या है, देखिए अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं को की छवि खराब करते करते तो उनकी छवि तो नहीं खराब हुई, लेकिन ये लोग समाप्त होने की ओर अग्रसर है। अब बताइए, अभी जश्न मनाया है कांग्रेस ने केरल में सरकार बनाने का। विजय जो है वो जश्न मना रहे हैं तमिलनाडु में, और कांग्रेस भी अब उनकी अलायंस पार्टनर है। अगर कांग्रेस को या जो भी विपक्षी धड़े उसको इलेक्शन कमीशन पर या चुनाव पर भरोसा नहीं, तो वो क्यों चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? बहिष्कार करें। बहिष्कार क्यों नहीं करते? दूसरी बात है, जहां जीत जाते हैं वहां टाई कोट पैंट पहन के शपथ लेने पहुंच जाते हैं, और जहां हार जाते हैं वो कहते हैं वो गड़बड़ी हो गई। अरे चित भी तेरी, पट भी तेरी, सिक्का मेरे बाप का। दरअसल इन लोगों की बौखलाहट संजीव जी इसको लेकर है कि अब तो वो राज्यसभा सांसद जाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनके पास संख्या बल है ही नहीं, तो अब वो राज्यसभा जा नहीं पाएंगी। और उनको लग रहा है कि कोई और पार्टी उनको राज्यसभा भेजने से तो रही, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता, अपने जो उनके कैडर होंगे उनको वो भेजेगी, अपनी पार्टी के लोगों को भेजेगी। कोई ऐसे लोगों को क्यों भेजे जो बाहर ही है? ये तो इस मामले में ममता बनर्जी काफी दरिया दिल दिखा रही थी कि वो अलग अलग लोगों को भी भेज रही थी, और वो राज्यसभा में भेज रही थी, उच्च सदन में भेज रही थी। लेकिन अब उनके पास तो संख्या बल है नहीं, तो ये लोग ये सोच रही होंगी कि अब चलो कम से कम एक ही कार्यकाल मिला है, इसी कार्यकाल में जो बोलना है बोल लेते हैं। ठीक है, देखिए सागरिका घोष को जो भेजा था राज्यसभा में, उसके पीछे कई कारण थे। एक तो क्या है कि वो सदगोप एक जाति है जो यादव समाज का ही एक हिस्सा है, तो वो घोष टाइटल लगाती है, और उनकी आबादी वहां 6 से 10% के आसपास है, जो दिलीप घोषदा है। अब देखिए, तो एक उनका ये था कि एक तो सागरिका घोष वुमेन है, एक एलीट वुमेन है, तो वो साउथ बंगाल की महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। दूसरी बात क्या है कि घोष समाज से है, और चूंकि दिलीप घोष बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, तो उनकी काट में ममता बनर्जी ने उनको खड़ा किया। लेकिन है क्या, देखिए जितने भी ये एसी रूम में बैठने वाले हैं, ये अब बताइए ये किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे? इतने साल से तो सागरिका घोष पत्रकार ही हैं, और उन्होंने टीएमसी का ऑफर मिला, लपक लिया, और वो अपने को न्यूट्रल पत्रकार फिर 5 साल के बाद बोलेंगे, है ना? बोलेंगे ना, सुप्रिया जी जैसे वो थी मीडिया में। उनके पतिदेव जो हैं, उनके बारे में सभी को पता ही है कि किस प्रकार से वो मतलब नेशनल मीडिया पर डिफेंड करते दिखते हैं, और वो भी टीएमसी को डिफेंड किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर डिफेंड नहीं भी करना चाहिए उस मुद्दे पर भी टीएमसी को वो डिफेंड करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो उनकी पार्टी से सांसद है। देखिए, मैं बस यही कहूंगा सरदेसाई जी को, राजदीप जी को, कि कम से कम वो नमक का हक तो अदा कर रहे हैं, तो ये स्वीकारे ना कि वो कम से कम नमक की शरीयत तो दे रहे, जो नमक जिसका खा रहे हैं उस आका का हुक्म तो बजा रहे हैं। हालांकि देखिए, राजदीप सरदेसाई को जो एक्सपोज जिस तरह से कई बार रवीश कुमार ने किया है, ठीक है, रवीश जी की बहुत सारी बातों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन कम से कम रवीश कुमार ने उनको भी ऑफर होगा कि राज्यसभा में चले जाइए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को कभी स्वीकार नहीं किया। ऑफर होगा उनको, जितने वो कांग्रेस के करीबी हैं, इकोसिस्टम, लेफ्ट इकोसिस्टम के करीबी हैं, तो उन्होंने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया। उल्टे राजदीप सरदेसाई को बोला कि आप उनको पत्रकार मत कहिए मेरे सामने। कम से कम इस मामले में आप देखिए। दूसरी बात क्या है, आज मैं एक देख रहा था पोस्ट कि जब चन्नी जी को सीएम बनाया गया था पंजाब में, तो इन्होंने इसको कहा था कि क्या मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का है कि इन्होंने दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पंजाब का सीएम चन्नी साहब को बना दिया। वेरी गुड, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के पद पर बिठाए गए थे, भाई बीजेपी ने ही उनको महामहिम राष्ट्रपति के पद तक आसीन किया था, तब उन्होंने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया था कि बीजेपी दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। आज भी मेरे पास वो पोस्ट है, दोनों पोस्ट है। तो है क्या कि देखिए, ये चीनी में भी हाँ कहते हैं, नमक में भी हाँ कहते हैं, लेकिन जनता इनके मूल स्वरूप को पहचान। अभी देखिए, महुआ मोइत्रा कल क्या वो बना रही थी माहौल, कल परसों है, और महुआ मोइत्रा खुद क्या करती थी, खुद उसने बोला कि इसी राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू में बोला है,
ललन टॉप के इंटरव्यू में बोला है कि देखिए बंगाल में हिंसा जो है वो इतिहास से होता आया है, विप्लवी लोग हैं वहां हत्या कर देते हैं। अरे कम से कम तुम्हारे टीएमसी वर्करों की हत्या नहीं हो रही है, तुम लोग तो हत्या करते थे सीपीएम के वर्कर की। और आज देखिए लेफ्ट के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी को, कांग्रेस में लोकल यूनिट कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रही है, आईएसएफ जो है, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट जो फुरफुरा शरीफ का, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही ममता बनर्जी को, कि क्योंकि जितने भी विरोधी हैं 320 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आहुति दी है प्रवीण जी वहां पे। तब महुआ मोइत्रा को नहीं आया लोकतंत्र, तब वो कहते थे जनाक्रोश है, विप्लवी जनता है, अब हिंसा, वायलेंस इज द पार्ट ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स, वो कहती थी। और आज क्या हुआ, आज एक अंडे में उनको लोकतंत्र दिखने लगा, हिंसा दिखने लगी एक अंडे में। थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हम अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बाइट सुना देते हैं रामदास अठावले की, कि रामदास अठावले ने क्या कहा है महाराष्ट्र और बंगाल की राजनीति को लेकर। ये वो पार्टियां खुद खत्म हो रही है, वो पार्टियां अपने एमएलए को एमपी को संभाल नहीं पा रही है, और बहुत सारे एमपी एमएलए सोच रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का एजेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश का विकास करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो अपोजिशन में रहने से फायदा नहीं है, इसी तरह की भावना बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे एमपी एमएलए मतलब बीजेपी में या मतलब बीजेपी के अलायंस पार्टी में आ रहे हैं, और जिस तरह मतलब ममता बनर्जी के 20 जो एमपी है ये एक पार्टी में चले गए हैं। अभी मैं 24 जुलाई को मैं भी मतलब कलकत्ता जा रहा हूँ, और जो 8 एमपी जो हमारे ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के है, उसमें जो कुछ एमपी हमारे संपर्क में भी है, तो अगर 8 में से 5-6 एमपी अगर हमारे पास आते हैं तो उनको मैं आरपीएम लेने के प्रयत्न में भी मैं हूँ। तो उन लोगों ने कहा था कि ये रामदास अठावले कह रहे हैं कि अगर 5-6 एमपी उनकी पार्टी में आने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो वो उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे। एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे, कि आपको लगता है कि अब टीएमसी में जो बचे 8 सांसद हैं उसमें एक तो खैर उनके भतीजे ही हैं, अभिषेक बनर्जी, वो तो शायद नहीं जाएंगे इधर उधर, ऐसे क्या कहना पता नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर अब बात इस पर आ जाएगी कि वो फंसते दिखेंगे, तो हो सकता है कि वो भी कहीं और किनारा कर लें और ममता बनर्जी बाद में कहीं ना फंस जाए इसमें पूरे मामले में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 5-6 सांसद और भी टूट करके अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, जब 20 टूट सकते हैं, जब 62 विधायक अभी तक कहा जा रहा है, हो सकता है संख्या और भी ज्यादा होगी, जब फिरहाद हकीम टूट सकता है, सयानी टूट सकती है फिरहाद। अब देखिए क्या है विडंबना, कि कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी ये कह रहे थे कि फिरहाद हकीम को गिरफ्तार करो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? सोचिए, ऐसे भी दिन आ गए, ममता बनर्जी को किसी ने आज तक नहीं देखा होगा कि जब वो घर से निकलती थी तो बिना फिरहाद के निकलती हो। आज उसी फिरहाद को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है कि फिरहाद को गिरफ्तार करो, किसने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में घपला किया। अब सोचिए, ये डिमांड टीएमसी की है कि फिरहाद को गिरफ्तार करो, और फिरहाद दुबका हुआ है ऋतुव्रत बनर्जी के पीछे। ये हालत है टीएमसी की। तो जब इतना बड़ा पतझड़ आया है, तूफान आया है कि टीएमसी के पेड़, टीएमसी रूपी जो पेड़ है उसमें कोई आम बचा नहीं है, 2-4 आम बचे तो झड़ सकते हैं वो भी, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहाँ पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।